गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम केंद्रीय बैंक का अर्थ, केंद्रीय बैंक का विकास और केंद्रीय बैंक के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा को हम राष्ट्रीय आय के अर्थ से शुरू करते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं किसी न किसी रूप में उत्पादन तथा आय से अवश्य संबंधित होती हैं। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक विशेष काल के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के कुल विशुद्ध योग को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय किसी देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को प्राप्त प्रतिफलों का कुल योग है, जो किसी वर्ष विशेष में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज एवं लाभ के रूप में चुकाया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज तथा लाभ के कुल योग को व्यक्त करती है। आज के भौतिक युग में राष्ट्रीय आय का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि राष्ट्रीय आय से ही देश के उत्पादन स्तर का ज्ञान होता है, जिस पर देश के लोगों का जीवन स्तर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की जा सकती है, भविष्य संबंधी अनुमान लगाए जा सकते हैं और आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर विकास की दिशा, प्रकृति आदि निर्भर करती है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय आय को समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं में मार्शल ने विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया है, जबकि पिगू ने मौद्रिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी है और फिशर ने उपभोग को आधार माना है। सबसे पहले हम मार्शल की राष्ट्रीय आय की परिभाषा को देख लेते हैं। मार्शल की परिभाषा: देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं, उत्पादन करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय, आगाम या राष्ट्रीय लाभांश होता है। मार्शल द्वारा उत्पादन के शुद्ध योग पर बल दिया गया, क्योंकि उन्होंने उत्पादन क्रिया में लगे हुए यंत्रों तथा अन्य पूंजीगत पदार्थों की घिसावट को कुल उत्पादन के योग में से घटा देना आवश्यक समझा था। उनका विचार था कि कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर किए गए व्यय को भी कुल उत्पादन में से घटा दिया जाए तथा विदेशी विनियोगों से प्राप्त हुई शुद्ध आय को इसमें जोड़ देनी चाहिए। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश में उन वस्तुओं को जिन्हें व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को बिना मूल्य के प्रदान करता है, सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। मार्शल की विचारधारा में एक वर्ष में उत्पादित सभी नवीन वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि मार्शल के विचार में किसी एक वर्ष का कुल उत्पादन ही उस वर्ष का कुल उपभोग है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना इस प्रकार की जाती है: राष्ट्रीय आय बराबर वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस पूंजी की घिसावट प्लस प्रतिस्थापन व्यय। अब हम मार्शल की परिभाषा की आलोचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहली आलोचना है सही गणना में कठिनाई। एक वर्ष में विभिन्न प्रकार की असंख्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और प्रत्येक की विभिन्न किस्में होती हैं। व्यवहारिक रूप में संपूर्ण उत्पादन की गणना कर लेना कठिन है। एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था की तुलना में एक स्वतंत्र अथवा प्रजातंत्र वाली अर्थव्यवस्था में गणना की कठिनाई और भी अधिक होती है, क्योंकि असंख्य छोटे बड़े साहसी व्यक्तिगत रूप में अलग अलग उत्पादन कार्य करते हैं। मार्शल की परिभाषा की दूसरी आलोचना है विनिमय में न आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की समस्या। कुछ ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं भी होती हैं जो विनिमय के लिए बाजार में आती ही नहीं है और उनका सीधा उपभोग हो जाता है। जो वस्तु बाजार में बिकने के लिए आएगी ही नहीं, उसका मूल्यांकन करना एक अत्यंत कठिन समस्या है, जैसे कृषक द्वारा अपने उपभोग के लिए रखा गया गेहूं। मार्शल की परिभाषा की तीसरी आलोचना है दोहरी गणना की संभावनाएं। यद्यपि मार्शल ने राष्ट्रीय आय की सही गणना करने के उद्देश्य से उत्पादन के शुद्ध योग पर काफ़ी बल दिया है, परंतु इससे गणना करने में दोहरे योग की संभावना समाप्त नहीं होती है। वास्तव में कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं के संबंध में तो दोहरी गणना की संभावनाएं बहुत ही अधिक रहती हैं।
उदाहरण के लिए ये एक साधारण सी गलती है कि कृषि उत्पादन का अनुमान लगाते समय गन्ने तथा कपास की मात्रा को उसमें सम्मिलित कर लिया जाए और फिर औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इनसे बनाई गई चीनी और कपड़े को भी शामिल कर लिया जाए। यही स्थिति अर्धनिर्मित वस्तुओं के संबंध में भी उत्पन्न हो सकती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी मार्शल के उत्पादन दृष्टिकोण पर आधारित राष्ट्रीय आय की धारणा सरल एवं स्पष्ट है। अब हम पिगू की राष्ट्रीय आय की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर पिगू के शब्दों में राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत या भौतिक आय का, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित की जाती है, वह अंश है जिसकी माप मुद्रा में हो सकती है। प्रोफेसर पिगू ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनका वास्तव में मुद्रा के बदले में विक्रय होता है। इस प्रकार प्रोफेसर पिगू की विचारधारा के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय तथा मुद्रा के मापदंड द्वारा मापी जा सकने वाली आय सम्मिलित की जा सकती है। इनमें से उन वस्तुओं तथा सेवाओं को निकाल देना होगा जिन्हें पहले गिना जा चुका है, ताकि उनकी गणना दो बार न हो। उन वस्तुओं तथा सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, जैसे एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है या मित्र को निःशुल्क सेवाएं देता है, तो उसकी सेवा का समावेश राष्ट्रीय आय में नहीं होगा, जबकि दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने या नौकरी के रूप में पढ़ाने या सशुल्क पढ़ाना राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। अब हम पिगू की परिभाषा की आलोचनाओं को देख लेते हैं। पिगू की परिभाषा की पहली आलोचना है वस्तुओं और सेवाओं में एक कृत्रिम भेद। मुद्रा में मापी जाने वाली और न मापी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं में कोई वास्तविक अंतर न होकर केवल कृत्रिम भेद है। वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक महत्व उनके द्वारा आर्थिक कल्याण की मात्रा को प्रभावित करने में है, न कि मुद्रा में मापे जाने में। पिगू की परिभाषा की दूसरी आलोचना है राष्ट्रीय आय में अनिश्चितता। प्रोफेसर पिगू की राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित विचारधारा अनेक विसंगतियों को जन्म देती है और राष्ट्रीय आय के क्षेत्र को कुछ अनिश्चितता बना देती है। कृषि से प्राप्त आय उत्पादन के आधार पर नहीं, वरन बिक्री के आधार पर आकी जाएगी। महिला द्वारा मजदूरी के उपलक्ष्य में किया गया कार्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा, परंतु माँ अथवा पत्नी के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों की गणना नहीं की जाएगी। अवैतनिक कर्मचारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिक शोधकर्ता आदि के कार्यों को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि लोग अपनी उत्पादित वस्तुओं का उपभोग बढ़ा दें, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि राष्ट्रीय आय कम हो गई, और न ही उनके द्वारा संपूर्ण उत्पादित माल बेच देना राष्ट्रीय आय में वृद्धि का सूचक है। प्रत्येक सेवा का मुद्रा में मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है, और न ही ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक सेवा के लिए मौद्रिक आय प्राप्त करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पिगू की परिभाषा की तीसरी आलोचना है संकुचित क्षेत्र। प्रोफेसर पिगू की विचारधारा के अनुसार न केवल अनेक प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं ही राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं, वरन मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था में तो इस विचारधारा का कोई महत्व ही नहीं रहता। विशेष रूप से अर्धविकसित देशों में, जहां वस्तुओं तथा सेवाओं के बहुत सारे भुगतान मुद्रा के माध्यम से नहीं चुकाए जाते हैं, वहां राष्ट्रीय आय की गणना प्रोफेसर पिगू की विचारधारा के अनुसार नहीं की जा सकती है। अब हम प्रोफेसर फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। फिशर की परिभाषा। प्रोफेसर फिशर ने अपनी राष्ट्रीय आय की परिभाषा में उपभोग की मात्रा को आधार माना। उनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को अपने भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त होती हैं। फिशर के अनुसार एक ओवरकोट या पियानो का सारा मूल्य राष्ट्रीय आय नहीं है, वरन जितना उसका उपभोग इस वर्ष होता है वह राष्ट्रीय आय का भाग है, जबकि बाकी पूंजी में वृद्धि है। अब हम प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की आलोचनाओं को देख लेते हैं। प्रोफेसर फिशर द्वारा प्रतिपादित परिभाषा मार्शल तथा पिगू की परिभाषा की अपेक्षा अधिक तर्कपूर्ण तथा सही प्रतीत होती है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह परिभाषा भी त्रुटियों से रहित नहीं है। पहली आलोचना है असुविधाजनक। उत्पादकों की अपेक्षा उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और वे दूर दूर तक फैले होते हैं। उनके द्वारा किए गए उपभोग का माप करना उत्पादन के माप की अपेक्षा अधिक कठिन कार्य है।
वर्ष भर में उपभोग में आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची तैयार करना तथा कुल उपभोग के आंकड़े इकट्ठे करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। दूसरी आलोचना है अव्यवहारिक। अधिकतर टिकाऊ वस्तुओं के जीवन का उचित अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी वस्तु का जीवन उसके प्रयोग के तरीकों तथा प्रयोग में की गई सावधानी पर निर्भर करता है। वस्तुओं के स्वामित्व में परिवर्तन होते रहने के कारण उनके निर्माण की तिथि का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है। व्यवहारिक रूप में यह ज्ञात करना बहुत कठिन होता है कि किसी वर्ष में उपभोक्ता को वस्तु से कितनी सेवा प्राप्त हुई है। तीसरी आलोचना है दोहरी गणना। दोहरी गणना की संभावना इस परिभाषा में भी व्याप्त है। अतः यदि उपभोग के अनुमान लगा भी लिए जाएं तो ये आवश्यक नहीं कि हमारे निष्कर्ष पूर्णतया सत्य हों। तीनों परिभाषाओं का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन सी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। तो राष्ट्रीय आय की उपरोक्त परिभाषाओं में किसी परिभाषा का सर्वश्रेष्ठ होना इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय की गणना का उद्देश्य क्या है। यदि हमारा उद्देश्य देश में आर्थिक कल्याण की मात्रा का माप करना हो तो फिशर की परिभाषा उत्तम होगी। उपभोग मूल्य पर आधारित होने के कारण फिशर की परिभाषा एक ऐसे भौतिक सूचक को व्यक्त करती है जिसके सारे आर्थिक कल्याण का माप किया जा सकता है। मार्शल की परिभाषा अधिक विस्तृत है और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अधिक उचित है। यथार्थ में यदि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध उत्पादन की किसी प्रकार से गणना हो सके तो संभवतः पिगू ने मार्शल के दृष्टिकोण को ही स्वीकार कर लिया होता। भारत में राष्ट्रीय आय समिति ने सन 1951 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय आय के अनुमान से बिना दोहरी गणना के एक दी हुई अवधि में उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की माप की जाती है। राष्ट्रीय आय संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। शुद्ध मूल्य की गणना के लिए कुल मूल्य में से पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा ये ध्यान रखा जाता है कि कोई गणना दो बार न हो। इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषाओं में मार्शल, पिगू व फिशर के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय के अंक और राष्ट्रीय आय को मापने की पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।